शीट अपलोड करवा दिया केशव? ये वाली नहीं, अभी पूरी थोड़ना है शीट। अभी पूरी नहीं है ये। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है, वो किसमें आपके बस दो ही चीजें और बची हैं, इलेक्शन और कमीशन है भाई। उसके बाद समाप्त। हर एक चीज मैंने आपको परसेंटेज में बड़े प्यार से समझाई, आपको मजा आया होगा। इलेक्शन वाले सवाल आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है, वायरल हैं जी। तो इनकम वाले क्वेश्चंस को हम कर रहे थे जी। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर 11। दो टाइप के सवाल इस पे बनते हैं, एक नॉर्मल वाले, नॉर्मल लैंग्वेज के, और एक सक्सेसिव लैंग्वेज के। मैंने आपको दोनों करवा दिए। अब ये जो होगा इसके आगे, ये है मिसलिनियस क्वेश्चंस। मिसलिनियस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इनकम पे एक आदमी अपनी मंथली सैलरी का 20% खर्च करता है फूड पे, रिमेनिंग का 1/4 वो खर्च करता है चैरिटी पे। फिर वो 9600 रुपए पर मंथ बचाता है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड चैरिटी, जो कि आधा बैलेंस है फूड और चैरिटी पे खर्च करने के बाद जो बचत है उसका आधा है। तो आपसे पूछा उसकी मंथली सैलरी। देखिएगा सवाल की लैंग्वेज को जबरदस्ती कंफ्यूज किया गया है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। सुनो, एक आदमी अपनी मंथली सैलरी का 20% यानी कि 1/5 खर्च करता है खाने पर। फिर मेरे दोस्तों रिमेनिंग शब्द आ गया। रिमेनिंग का 1/4 यानी कि 1/4 वो मेरे दोस्तों क्या कर रहा है, दान कर रहा है। अच्छा आदमी है वो। हर महीने 9600 रुपए की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है। इसका मतलब समझे कि आदमी ने खाने पर खर्च किया, आदमी ने दान किया, उसके बाद उसने 9600 रुपए की बचत करी। ये 9600 रुपए की जो बचत है, खाने पे और दान पे जो खर्च किया है ना, खर्च करने के बाद जो पैसा बचा है उसका आधा है। यानी कि खाने पे और दान पे खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा होगा, 9600 रुपए का दुगना बचा होगा उसके पास। उसके पास कितना बचा होगा, 9600 का दुगना बचा होगा, और उसमें आधी ही उसने बचत की मेरे दोस्तों। 9600 का दुगना पैसा बचा, क्लियर है। खाने पे और दान करने के बाद 9600 का दुगना उसके पास बचा है, लेकिन उसमें से बचत कितने की हुई है, केवल 9600 रुपए की ही बचत हुई है। तो भाई ये सक्सेसिव है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 20% 1/5 खर्च कर दिया खाने पे, यानी कि 5 था तो 4 बचा। फिर रिमेनिंग का 1/4 दान कर दिया। 1/4 का मतलब 4 था, 1 खर्च कर दिया 3। तो मेरे दोस्तों ओवरऑल निकालेंगे तो 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 5:3। यानी कि अगर उसके पास 5 इनकम थी, उसकी इनकम 5 थी, तो खाने पे खर्च करने के बाद और दान पे खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में कितना बचा, 3 यूनिट बचा। जबकि बचा कितना है मेरे दोस्तों, बचा है 9600 रुपए का दुगना। 9600 का दुगना बचा है, जिसमें से उसने बचत 9600 की है, जो कि भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। इस लैंग्वेज समझ में आ रही है? तो 3 की वैल्यू ये, बताओ कितने गुना। तो आप कहोगे सर ये 9600 आएगा 3200 दूनी 6400 गुना। 3 ये 6400 गुना है, तो 5 की वैल्यू भी 6400 गुना होगी, यानी कि 32,000। 30,000 और 2,000, 32,000 रुपए सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन। खत्म। डी ऑप्शन नहीं, सवाल का आंसर बी ऑप्शन होगा। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? आगे चलेगा, करो यस। अब हम आगे चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने आएगा। 30,000 नहीं है भैया, 32,000 आंसर है। सविता अपनी मंथली इनकम का 20% किराने के सामान पर खर्च करती है, रिमेनिंग का 15% किराए पर खर्च करती है, और बाकी का 60% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है और अन्य पर खर्च करती है। वह हर महीने 9792 रुपए बचाती है हर महीने। तो आपसे पूछा उसने किराए पर कितना खर्च किया, उसने किराए पर कितना खर्च किया, यह सवाल है। देखिएगा यह सवाल भी रिमेनिंग वाला ही है, सक्सेसिव का ही सवाल है, लेकिन बच्चों इस सवाल में आदमी की इनकम नहीं पूछी। यह टाइप नंबर 3 है। टाइप 3, 2 टाइप के सवाल हम कर चुके हैं, टाइप 3 है ये। इसमें आदमी की इनकम नहीं पूछी, दिया क्या है कि वो हर महीने 9792 9790 रुपये बचाती है।
तो उसने किराए पर कितना खर्च किया, यानी कि कोई बीच का खर्च आपसे पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कोई बीच का खर्च आपसे पूछ लिया। देखिए, अगर आप इस सवाल को रेशियो मेथड से करोगे तो रेशियो मेथड से करने के लिए पहले उसकी इनकम पता लगानी होगी कि उसकी इनकम क्या है। पहले इनकम पता लगाओ, फिर आप ये बताओगे कि किराए पे कितना खर्च हुआ, तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी। रेशियो मेथड का फायदा यह है कि वो बीच की कैलकुलेशन को गायब कर देता है। रेशियो मेथड से हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है डायरेक्ट, आदमी की इनकम और सेविंग का रेशियो आता है डायरेक्ट, बीच की कैलकुलेशन गायब हो जाती है। यह रेशियो का फायदा है। लेकिन इस सवाल में तो पूछी ही बीच की चीज है, पूछा ही किराए पे खर्चा है। तो अगर कोई ऐसा सवाल आए तो डाटा आसान है तो हम ऐसे सवाल को बच्चों 100 मान के करेंगे। अगर डाटा आसान है तो हम 100 मान के करेंगे, डाटा डिफिकल्ट है तो हम एलसीएम ले लेंगे। फ्रैक्शन का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो हम एलसीएम लेके कर लेंगे अगर डाटा डिफिकल्ट है। समझ में आया? तो भाई जैसे हमने मान लिया कि सविता की जो इनकम है वो 100 है, हमने मान लिया कि सविता की जो इनकम है 100 है, तो 100 का 20% किराने पर खर्च किया, तो 100 का 20% खर्च कर दिया किराने पर, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 80 बचा। अब 80 का रिमेनिंग का 15% किराए पर खर्च किया। अब 80 का 15% होता कितना है? 80 का 15% आप निकालोगे तो 12 होता है, 12। तो 80 में से 12 खर्च किया उसने, 80 का 15% 12 किराए पर, यानी कि किराए पर उसने 12 खर्च किया है। 80 का 15% होता कितना है? 12। 12 किराए पे खर्च किया, तो 80 में से 12 खर्च किया, तो बचा कितना? 68 बचा। 68 क्लियर है? 68 बचा। उसके बाद बाकी बचे का 60% बच्चों की शिक्षा पे, अन्य चीजों पे खर्च किया। अब 68 बचा, इस 68 का भी 60% उसने खर्च किया है बच्चों की शिक्षा पर और बाकी चीजों पर, यानी कि रिमेनिंग का 60% खर्च और कर दिया। रिमेनिंग 68 है, 68 का 60% और खर्च कर दिया, रिमेनिंग का 60% और खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 68 का 40% बचा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। 68 का 40% क्या होता है मेरे प्यारे भाई? अभी ये आ जाएगा 24 और 3.2 27.2, यानी कि अब उसके पास केवल 27.2 यूनिट बचा। 68 का 40%, 60 का 40% 24, 60 का 40% 3.2, यानी कि उसके पास 27.2 यूनिट बचा, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग उसके पास बचा कितना है? 9792 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 27.2 यूनिट की वैल्यू आपको दी है और आपसे किराए पर 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। बस इतना सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, और कुछ नहीं है इस सवाल में। 100 मान के करना। राहुल पिछले लेक्चर पढ़ के आया करो भाई, बेवजह मत आ जाया करो। दशमलव हटाओगे तो यहां 0 आएगा। 17 से जरूर जाएगा मेरे दोस्तों, ये तो 17 ही है ना। 17 कम 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 10 17 छिक्का 102। अब ये 16 से तो जा ही रहा है मेरे दोस्तों। 16 से कितनी बार जा रहा है? 16 तिया 48, 16 छिक्कम 96, 360 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 360 है, आपसे 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो आ जाएगा 12 गुणा 360 रुपए। किराए पर इतना पैसा खर्च हुआ है, जो कि होगा 3600 और 720, यानी कि 4320 रुपए। 4320 रुपीस खर्च किया है सविता ने किराए पर। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? अरे क्या नहीं समझ में आया भाई इसमें? सर लास्ट में टोटल का 15% निकाल लेंगे। सर किराया तो 15% है भाई। तुम लोगों ने ना अपनी बुद्धि को बेच के खा गया, तुमने बुद्धि ना सड़ चुकी है। अरे भाई किराया इनकम का 15% नहीं है, किराया रिमेनिंग इनकम का 15% है। रिमेनिंग शब्द नहीं दिख रहा आपको? रिमेनिंग शब्द नहीं दिख रहा आपको भाई? जैसे सविता की इनकम 100 है, 100 में से 20% खर्च किया किराने के सामान पे, तो 100 का 20% 20 होता है, 20 खर्च हुआ किराने पे, बचा 80, रिमेनिंग 80 है। अब 80 का 15%, रिमेनिंग का 15%, 80 का 15%, रिमेनिंग 80, 80 का 15, रिमेनिंग शेष आय का 15% किराए पर खर्च किया है, तो 80 का 15% 12 किराए पे खर्च किया,
तो 80 में से 12 खर्च किया तो बचा 68। फिर बाकी बची इनकम का 60% खर्च किया, बाकी बची इनकम का 60% खर्च किया, इनकम बची 68। 68 का 60% किसी आदमी ने खर्च किया तो बचा कितना? 68 का 40% बचा। घर से पढ़ के नहीं आते हो यार, सक्सेसिव में बताया नहीं बेसिक से। अगर कोई आदमी 68 का 60% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 68 का 40%। इसी को मैंने 27.2 लिखा है। 68 का 40%, 27.2 बचा। उसकी वैल्यू बचा कितना एक महीने में? 9792 रुपए बचा। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है और आपसे 12 की वैल्यू पूछी है। तो अगर किसी सवाल में आप सुनते ही नहीं हो कि मैं क्या कहता हूं, क्यों कहता हूं, हम क्यों कर रहे हैं, हद होती है। मैंने क्या बोला? इस सवाल में रेशो मेथड क्यों नहीं लगाया हमने? रेशो मेथड हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशो बताता है। अगर आप यहां पर रेशो लगाओगे तो क्या पता लग जाएगा? सविता की इनकम पता लग जाएगी। इनकम अगर आप रेशो लगाओगे तो सविता की इनकम पता लगेगी, किराए का खर्चा पता नहीं लगेगा। फिर आपको दोबारा से किराए पे खर्चा निकालना पड़ेगा। इनकम में से 20% किराने पे खर्च करवाओ, फिर 15% किराए का खर्चा निकलवाओ, तो आपका 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे। डबल डबल मेहनत हो जाएगी। डबल डबल मेहनत ना हो, अगर कोई किसी सवाल में बीच की चीज को पूछा जाता है तो आप 100 मान के करिएगा। अगर बीच की कोई कैलकुलेशन पूछी है, सविता रेशो से कर हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन रेशो से करने के लिए पहले सविता की इनकम निकालो कि उसकी इनकम कितनी है। इनकम के बाद किराने का खर्च अलग हटा दो, फिर जो बचा उस पे किराए का खर्च निकालो, तो मेहनत बढ़ जाएगी। इसलिए नहीं किया। एक सवाल और लेते हैं। कम से कम घर से पढ़ के आया करो भाई यार, हद होती है किसी चीज की। सवाल नंबर 13 देखिएगा। एक एक सवाल को 15-15 मिनट में समझोगे तो हो गया कल्याण यार। सवाल देखिएगा, 2021 के मेंस का तीसरा टाइप है ये। इस सवाल में हर एक टाइप को मैं बोलता हूं कि ये क्या टाइप है, इसका क्या मतलब है। इस सवाल में सविता की या आदमी की इनकम नहीं पूछी गई है, इसमें बीच की कोई जानकारी पूछ ली है। रेशो की दिक्कत क्या है कि वो सीधा इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशो बताता है। बचत दोगे इनकम बता देगा, बीच की कैलकुलेशन को गायब कर देता है, तभी तो रेशो इजी होता है। लेकिन यहां तो पूछी बीच की चीज है। जैसे सुनो, राजू ट्रांसपोर्ट पे और भोजन पे क्रम से अपनी इनकम का 10% और 20% खर्च करता है। रिमेनिंग इनकम का, बची इनकम का 30% वह कपड़ों पे खर्च करता है। अपनी रिमेनिंग इनकम को बचा लेता है। उसकी बचत 2640 है। बचत कितनी है उसकी? 2640 रुपए है। तो भोजन और कपड़ों पे मिलाकर कुल खर्च कितना होगा? भोजन कपड़ों पे खर्च पूछा, राजू की इनकम पे इनकम नहीं पूछी। रेशो से करोगे तो रेशो से तो राजू की इनकम आ जाएगी। फिर इनकम के बाद आपको दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राजू ने खाने पे कितना खर्च किया, कपड़ों पे कितना खर्च किया, फिर उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। समझ में? अगर आप रेशो से करोगे तो राजू की क्या निकलेगी? इनकम। इनकम निकालने के बाद फिर आप राजू का भोजन पे खर्चा निकालोगे, कपड़े पे खर्चा निकालोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे, तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें बीच की ही जानकारी पूछ ली है तो आप 100 मान के कर लो कि माना राजू की जो इनकम है 100 है, राजू की जो इनकम है 100 है और मुझे इनकम निकालनी ही नहीं है। क्योंकि 100 मानने से फायदा क्या होता है कि उसमें हर एक जानकारी, हर एक कैलकुलेशन दिखाई देती है अलग अलग। घर से पढ़ के आते हो नहीं यार आप लोग। जैसे राजू की इनकम 100 है, ठीक है जी, 100। तो राजू ने ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया? राजू ने 10% खर्च किया है ट्रांसपोर्ट पे और 20% खर्च किया है फूड पे। एंड यहां कोई रिमेनिंग शब्द नहीं लगा है। तो राजू की इनकम 100 है, तो 100 में से राजू ने 10 खर्च कर दिया बच्चों ट्रांसपोर्ट पे, और राजू ने 20 खर्च कर दिया है किस पे? फूड पे, खाने पे। तो भाई राजू ने 100 में से कितना खर्च कर दिया? 10 और 20 30 खर्च कर दिया, तो बचा 70। अब राजू की इनकम 70 बची है। कितनी बची है? 70।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, कृपया घर से पढ़ के आया करो, सक्सेसिव को दोबारा पढ़ा करो, एक एक चीज को 10-10 बार पढ़ा करो। आप 100 में से 30 खर्च कर दिया तो बचा 70। अब आगे यहां पे रिमेनिंग शब्द, वो रिमेनिंग इनकम का 30% खर्च करता है कपड़ों पे। रिमेनिंग इनकम का नहीं, बची इनकम का 30% कपड़ों पे खर्च करता है। उसकी इनकम अब 70 बची, तो 70 का 30% कितना होता है? 21 तो 21 उसने खर्च किया मेरे दोस्तों किस पे? कपड़ों पे। ये कपड़ों पे खर्च किया, तो बचा कितना? 70 में से 21 खर्च किया तो 49 बचा। उसके पास मेरे दोस्तों 49 यूनिट बचा। 70 में से 21 खर्च कर दिया, 49 बचा। जिस चीज की जरूरत हो उसे ही कैलकुलेट किया करो, फर्जी मत कैलकुलेट किया करो। 70 में से 70 का 30% 21 कपड़ों पे खर्च किया, 21 बचा, 49 बचा। सवाल के अकॉर्डिंग अपनी रिमेनिंग इनकम की उसने बचत कर ली। बचत है कितनी? 26,460 रुपए। तो 49 यूनिट बचा है और बचा कितना है? 26,460 रुपए। तो 49 यूनिट की वैल्यू सवाल में 26,460 रुपए दी है। क्लियर है? आपसे पूछा है भोजन और कपड़ों पे मिलाकर कुल खर्च। अब आप देखो, 100 मानने का फायदा यही है, हर एक कैलकुलेशन दिखाई देती है। भोजन पे कितना खर्च किया है? 20। कपड़ों पे कितना खर्च किया? 21। तो भोजन और कपड़ों पे कुल मिलाकर कितना खर्च हो गया जी? 20 और 21 41, 41। और आपसे 41 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो मेरे को इनकम निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इनकम निकालने की जरूरत मुझे पड़ी ही नहीं। समय इनकम की कोई जरूरत ही नहीं। भाई खाने पे कितना खर्च है? 20, कपड़ों पे 21। खाने कपड़े पे टोटल खर्च कितना हो गया? 41। 41 की वैल्यू पूछी आपसे। यूनिट जीटी मैच कर सकते हैं यहां से, वो दो ऑप्शन का मैच होगा। देखिए भाई 49 से कितने गुना है? 49, 50 सत्ते जो है पंजे जाएगा मेरे दोस्तों, 49 पंजे 245। तो बचेगा कितना? 19। 49 चौका 196, 540 गुना है। तो 41 की वैल्यू भी आपका 540 गुना होगी, यानी कि एंड में 4 आएगा और 540 होता है 9, 9 का मल्टीपल आएगा। ये दोनों आंसर तो है नहीं, 2 2 4 4 8 1 9, 2 3 5 4 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये आंसर है। 22,140 रुपए खत्म। क्लियर है? समझ में आया? पता नहीं आप लोगों को क्या शर्म है मेरे दोस्तों, पढ़ते ही नहीं है आप लोग। ये बताइएगा क्या आंसर है इस सवाल का? अब कर लोगे इस टाइप का सवाल? 2 क्वेश्चन करा दिए, मुझे लगता है अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन काफी हैं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 14, बनाइएगा। नेक्स्ट, अगला टाइप। ठीक है जी, अगला टाइप है मिसलेनियस। अब यहां से जितने भी सवाल है वो मिसलेनियस लैंग्वेज के हैं, इनका कोई टाइप नहीं है, कोई मां बाप नहीं है इनका। ठीक है, बस ये सवाल हैं जी। सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फेनेज। सुधा ने अपनी मंथली इनकम का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल लिया और 4800 रुपए की राशि जो है दान करी, 4800 रुपए की, जो उसके द्वारा दान की गई राशि का 80% थी, विच वॉज इक्वल टू 80% ऑफ वॉट शी हैड डिसाइडेड अर्लियर। ठीक है, मतलब जो उसने डिसाइड किया था अमाउंट के मैं इतना अमाउंट डोनेट करूंगी, उसने उसका 80% ही डोनेट किया, 80% ही डोनेट किया उसने। तो उसकी इनकम का, उसकी मंथली इनकम का 27% क्या है जी? बेसिक सवाल, कोई टाइप नहीं, ऐसे ही है बस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है। जैसे भी हमने मान ली मिसलेनियस सवाल है, मिसलेनियस इनकम वाले हमने मान ली कि मासिक इनकम जो है वो 100 है। हमने मान ली कि सुधा की इनकम है 100। उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी मंथली इनकम का 12% किसी अनाथालय को दान करूंगी। तो 100 का 12% कितना होता है? 100 का 12% होता है 12। उसने बोला कि मैं 12 दान करूंगी अनाथालय में।
दान के दिन उसने अपना फैसला बदल लिया, उसका मन बदल लिया और 4800 रुपए की राशि दान की है, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। यानी कि उसने फैसला किया था कि मैं 12 दान करूंगी, लेकिन उसने जो दान किया है, जो उसने डिसाइड किया था, उसका 80% ही दान किया है। तो 12 का 80% कितना होता है भाई? दान किया था 12, तो 12 का 80% कितना होता है? 9.6। उसने एक्चुअल में 9.6 यूनिट ही डोनेट किया, 9.6 यूनिट ही। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग उसने डोनेट कितना किया है? उसने 4800 रुपए डोनेट किया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बताओ कितने गुना है? दशमलव हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा। 96 से 4800 कितनी बार जा रहा है? 500 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई। तो आपसे पूछा है मंथली इनकम का 27%। मंथली इनकम है 100 का 27%, 27 की वैल्यू पूछी है, तो 27 की वैल्यू भी 500 गुना हो जाएगी। 27 पंजे 135, यानी कि 13,500 रुपए उसकी जो है मंथली इनकम का 27% है। ऐसा मत करो कि इनकम निकाल ले फिर उसका 27% कर रहे हो, डायरेक्ट 27% निकाला करो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने यहां पर, ये बताइएगा 15 नंबर सवाल सीजल 2022 का, फटाफट करो। 12 का 80% होता है, 80% मतलब 0.8 दीपाली, 12 को 0.8 से गुणा करेंगे 9.6 आता है। ये बताइएगा द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये मिसलेनियस सवाल है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करता ये। द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए मैन एंड हिज फैमिली 60% ऑफ इट्स सैलरी। एक आदमी और उसके परिवार का जो खर्च है उसकी सैलरी का 60% है। वह अपनी सैलरी में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है। दो इंक्रीमेंट लगे, एक 30% का, दूसरा 60% का, दो उसके इंक्रीमेंट लग गए। इफ इट्स सेविंग इंक्रीजेस बाई 250% ऑफ इज इनिशियल सेविंग, उसकी सेविंग भी मेरे दोस्तों क्या हो जाती है? इनिशियल सेविंग का 250% बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, जो उसका नया खर्चा है, वो बढ़ी हुई सैलरी का कितना परसेंट है, बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है? आंसर अप्रोक्स में आपको बताना है। जवाब दीजिएगा। कौन करेगा जी इस सवाल का आंसर? बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल करेगा। बिल्कुल बेसिक सवाल। जैसे समझिएगा मेरे दोस्तों, ये समझिएगा, मैंने मान लिया कि एक आदमी की जो इनकम है वो 100 है। मैंने मान लिया कि एक आदमी की जो इनकम है 100 रुपए है। डाटा बहुत आसान है, 100 मान के करूंगा। एक आदमी की इनकम 100 रुपए है, तो 100 में से खर्च कितना कर रहा है? 60। 100 में से 60 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी है? 40। आपको तो बचत पे ध्यान देना है ना, बचत बढ़ी है। 100 में से मेरे प्यारे भाई एक आदमी 60 रुपए खर्चा कर रहा है। उस आदमी का और उसके परिवार का जो खर्चा है वो इनकम का 60% है। 100 में से 60 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी है? 40। 40 की वो बचत कर रहा है। अब हुआ क्या? उसकी सैलरी 30% बढ़ी। भाई सैलरी को 30% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 130। सैलरी हो गई 130, 130 हो गई। अब फिर उसकी सैलरी 60% बढ़ी, तो सक्सेसिव है मेरे दोस्तों, सक्सेसिव है मेरे प्यारे भाई, कि भाई पहले सैलरी 30% बढ़ी, फिर 60% बढ़ी। पुरानी सैलरी नहीं बढ़ती, बढ़ने के बाद जो सैलरी होती है वही बढ़ती है। पुरानी सैलरी नहीं बढ़ती, बढ़ने के बाद जो सैलरी होती है वो बढ़ती है। सैलरी 100 थी, 100 को 30% बढ़ा, 130 हुई। अब 130 का 60% क्या होता है? 130 का 60% होता है 13×78, 78। तो 130 में 78 और जोड़ूंगा 208। अब उसकी सैलरी 208 हो गई। ये सक्सेसिव चेंज है। 30 और 60 का सक्सेसिव होता है 108%। तो 100 से 108 बढ़ गई, 208 हो गई। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसकी बचत, उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती। उसकी बचत क्या होती है? उसकी बचत इनिशियल बचत का 250% बढ़ जाती है। भाई उसकी नई इनकम है,
ये आदमी की क्या है, नई इनकम है, नई इनकम आदमी की 208 है, नई इनकम। उसकी जो बचत है, इनिशियल बचत का 250% बढ़ जाते, 250%। तो आप मुझे बताओ, 40 को 250% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 40 का 250% होता है, 250% का मतलब होता है ढाई। 40 का 250% होता है 100। तो उसकी बचत अगर 40 थी, 40 को 250% 100 होता है 100। 100 बढ़ाओगे तो अब उसकी बचत हो गई 140। उसकी जो नई बचत है वो 140 है। समझ में आया? आपसे बोला हां जी सर समझ आया। तो बोला ये है कि उसका जो नया खर्चा है वो बढ़े हुए सैलरी का कितना परसेंट है। ये चीज पूछिए कि जो नया खर्चा है वो बढ़ी सैलरी का कितना परसेंट है। भाई आदमी की सैलरी बढ़कर कितनी हो चुकी है? 208 रुपए। आदमी की सैलरी बढ़कर 208 रुपए हो चुकी है। उस 208 में से आदमी 140 की बचत कर रहा है। तो वो आदमी खर्चा कितना कर रहा है? जवाब दीजिएगा। उसका नया खर्चा कितना है? 208 में से 140 की अगर कोई आदमी बचत करता है तो माइनस करेंगे 68। 68 मेरे प्यारे भाई उस आदमी का खर्चा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आदमी की नई इनकम है 208। 208 में से 140 वो बचत कर रहा है। तो खर्चा कितना है? 208 में से 140 माइनस करेंगे 68। ये तो पूछा है कि नया जो खर्चा है वो बढ़ी सैलरी का कितना परसेंट है। सैलरी बढ़ के 208 हो गई। 208 का 68 कितना परसेंट है? तो परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इंटू 100% कर देते हैं। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ध्यान सुनेगा। 208 का कितना परसेंट है? 68। अगर मैं 208 का आंसर 30% के नजदीक है, 208 का 40% निकालूंगा तो वो आएगा 80, यानी कि आंसर 40% से तो कम है। 208 का अगर मैं 30% निकालूंगा, 30% तो आएगा मेरे दोस्तों, 3 से गुणा होगी ना, 62.4। यानी कि आंसर ये तो 68 है, 30% से ज्यादा है। ये भी नहीं होगा। ये 32.7 है, 36.6 है। ये 35 से कम है, ये 35 से ज्यादा है। तो मुझे ये देखना है कि 35% से कम होगा या 35% से ज्यादा होगा। भाई जैसे अगर मैं 208 को 200 भी मान लेता हूं, अगर मैं 208 को 200 भी मान लू, 200, अगर मैं 200 का ही 35% निकालूं तो 70 हो जाता है, 70। 200 का ही 35%, ये तो फिर भी 208 है। तो अगर मैं इसका 35% निकालूंगा तो 68 से ज्यादा चला जाएगा। यानी कि 35% तो है नहीं, 35% से कम ही आंसर आएगा, वो ए ऑप्शन होगा, 32.7। आप इतना भी सोच सकते हैं कि 208, 208 है मेरे दोस्तों, 208। 208 का लगभग एक तिहाई है, आधा तो 104 होता है, लगभग एक तिहाई है। कितना है भाई? 3 चिंग 18 और 2 3 नाम 27, 69। 208 का एक तिहाई है, लगभग 69 यानी 68 है। यानी कि लगभग लगभग वन थर्ड है। वन थर्ड मतलब 33.33% के नजदीक आएगा। एक ही ऑप्शन है, 33.33% के नजदीक ही आ गया। जो नहीं समझ पाते वो गधों की तरह कर लो भैया, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ और कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके ये आंसर आएगा। बट ये करना नहीं है, ऐसे आपको करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वन थर्ड चेक कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 16। जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर है, फटाफट करो, जल्दी से बनाइए। बिल्कुल से काट भी सकते हैं मोहम्मद 4 से।
करो। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1,65,000। ए और बी की इनकम का योग 1,65,000 है। ए अपनी इनकम का 70% और बी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की बचत से 25% ज्यादा है तो आपसे पूछा है उनकी आय के बीच अंतर ज्ञात करें। करो। सब बच्चों ने कर भी लिया मेरे प्यारे भाई। कई तरीके से सवाल हो सकता है, कई तरीके से। बताओ, रेशियो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बताओ कैसे बताऊं। देखो, मैं एक ही लाइन में आपको बताता हूं, आपको इजी पड़ेगा। जैसे दो बंदे हैं ए और बी। ए की इनकम ए मान ली, बी की इनकम बी मान ली। मैंने मान लिया कि ए की इनकम ए रुपए है, बी की इनकम बी रुपए है। साल में जो दिया है वो दिया कि ए की बचत बी से 25% ज्यादा है। ए अपनी इनकम का 70% खर्च करता है। अगर कोई आदमी ए अपनी इनकम का 70% खर्च करता है तो बचा कितना रहा है? 30%। ए ने अपनी इनकम का 30% बचाया। बी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है तो बी ने अपनी इनकम का 20% बचाया है, 20% सेविंग करी है बी ने। सवाल बोला ए की बचत बी से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए की बचत बी से 25% ज्यादा है तो भाई ये ए की बचत है, बी की बचत है, तो ए की जो बचत है वो बी से 25% ज्यादा है। 25% मतलब 1/4 ज्यादा है। अगर कोई संख्या 1/4 ज्यादा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 5/4 ये आ जाएगा। खत्म। ए की लाइन में ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई? ए की इनकम ए है, बी की बी है। ए 70% खर्च कर रहा है तो ये बचत कितनी कर रहा है? 30%। ए की बचत है, ये बी की बचत है। अब ए की जो बचत है बी की बचत से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 से गुणा। यहां से ए से बी का जो रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई, ए और बी की इनकम का जो रेशियो आ गया डायरेक्ट, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? जवाब दीजिएगा। ये 0% तो कटी जाएगा, 2 दूनी 4, 5/6। ए और बी की इनकम का रेशियो 5/6 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर यही है, मुझे 1 पैसे की परेशानी नहीं है। ए की इनकम 5 है, बी की इनकम 6 है। दोनों की इनकम का समय 5 6 11। 11 की वैल्यू सवाल में 1,65,000 दे रखी है। 11 की वैल्यू 1,65,000 रुपए। उनकी इनकम का डिफरेंस, ए और बी की इनकम का डिफरेंस है 5 और 6, 1 यूनिट। एक की वैल्यू क्या आएगी भाई? 11 से भाग करेंगे 15,000। एक की वैल्यू आएगी 15,000 रुपए। 1,65,000 को 11 से भाग देंगे 15,000। ए और बी की इनकम का डिफरेंस है 1 यूनिट। खत्म। सभी बच्चों ने कर लिया। 1 लाइनर सवाल है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाना है। सवाल नंबर हम देखेंगे 17, यहां से बनाइएगा, जल्दी बनाओ जी। एक सेब वाला एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है और बचे हुए का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है और बाकी सेबों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का परसेंट ज्ञात करें कि विक्रेता ने कुल कितने परसेंट सेब फेंके हैं। ये सारे मिसलेनियस सवाल हैं, किसी टाइप के सवाल नहीं है। ठीक है, ज्यादातर ऐसे सवाल आसान डाटा है तो 100 मान के करते हैं। जैसे भी एक फल विक्रेता के पास सेब हैं, 100 सेब हैं। जैसे मान लिया कि एक विक्रेता के पास 100 सेब हैं तो 100 में से 60% उसने बेच दिए। 100 का 60% 60, 60 उसने सेब बेच दिए तो बचे कितने? 40। 100 में से 60 बेच दिए तो बचे 40। अब 40 का बचे सेबों का 15% फेंक दिए। 100 में से एक आदमी ने 60%, 60 तो बेच दिए तो बचे कितने? 40। 40 का 15% कितना होता है? 6। तो 6 सेब उसने फेंक दिए। 100 में से 6 सेब फेंक दिए। क्लियर है? तो बचे कितने अब? 34। 34 बचे यार। 100 में से अगर किसी आदमी ने 60 सेब बेच दिए तो 40 बचे हैं।
40 का 15% 6 होता है, 6 फेंक दिए उसने, तो बचे 40 माइनस 6, 34 सेब बचे। अब 34, उसके पास 34 सेब बचे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगले दिन क्या करा, बचे का 25%, बचे सेबों का 50% बेच दिया, है ना। अगले दिन बचे हुए भाग का 50% बेच दिया। तो 34 का 50% क्या होता है, 17। 17 सेब उसने बेच दिए। तो भाई 34 में से 17 बेच दिए, तो फेंके कितने, 17 ही फेंके होंगे, बाकी उसने फेंके। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि आप मुझे बताओ उसने टोटल कितने सेब फेंके, 6 ये और 17 ये, टोटल उसने 23 सेब फेंके हैं। 100 में से 23 सेब फेंके उसने, 23%। सी ऑप्शन। 17 सोच रहे होंगे कुछ बच्चे, 6 तो पहले ही फेंक चुका है ना, 17 और फेंके हैं, टोटल 23% सेब फेंके हैं। बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, बस लैंग्वेज को पकड़ना है। ये बताइएगा सवाल आपके सामने 18, करो जल्दी से बनाइए। क्या हुआ, कौन सा नोटिफिकेशन? करो। हाँ जी बताइएगा, करिए जी, क्या आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, कौन करेगा देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी वेतन का 30% अपने दोस्त को देता है, रिमेनिंग का 40% वो चिट फंड में निवेश करता है। चिट फंड बेटा, लक्ष्मी चिट फंड है, 21 दिन में पैसा डबल। रिमेनिंग इनकम में से वह एक बीमा और पीपीएफ में 4-3 के रेशियो में निवेश करता है। चिट फंड और बीमा में निवेश की गई कुल राशि दोस्त को दी गई राशि का अंतर 19,800 रुपए है। उस व्यक्ति का वेतन बताइएगा। देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम एक्स मान के तो नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाई, रेशियो पेशियो का खेल है नहीं, कि रेशियो का मतलब इनिशियल और फाइनल होता है, बीच का मतलब नहीं। यहां पे मुझे काफी सारी चीजों को देखना है, तो 100 मान के करेंगे कि माना एक आदमी की जो इनकम है वो 100 है, आदमी की जो इनकम है आय 100 है, तो 100 का 30% दोस्त को दिया, तो 100 का 30% कितना होता है 30। 30 रुपए उसने दोस्त को दिए, तो बचा कितना जी 70 बचा। आप बोलोगे हाँ सर 70 बचा। अब रिमेनिंग का 40% लगाया चिट फंड में। अब 70 का 40%, कृपया सवाल को साथ साथ पढ़ते रहो, 70 का 40% होता है 28, तो 70 में से 28 उसने चिट फंड में लगा दिए, चिट फंड में इन्वेस्ट कर दिए, तो बचा कितना? आप कहोगे सर 42 बचा। 70 में से 28 घटाएंगे 42, तब उसके पास 42 बचा। रिमेनिंग कितना? 42। अब रिमेनिंग उसने लगाया है, रिमेनिंग पैसा शेष इनकम उसने लगाई बीमा योजना में और पीपीएफ में 4-3 के रेशियो में निवेश किया।
बाकी जो पैसा बचा वो उसने पीपीएफ में लगाया और बीमा में 4:3 के रेशियो में। उसके पास पैसा बचा कितना, 42। इस 42 को उसने लगाया पीपीएफ में, बीमा में और पीपीएफ में। ठीक है जी, बीमा योजना में और पीपीएफ में। तो 42 को 4:3 में इन्वेस्ट किया है। तो 42 को 4:3 में ब्रेक करेंगे, कैसे आएगा बताओ? ब्रेक करना आता है? आपके पास 42 रुपए हैं, 42 रुपए को 4:3 के रेशियो में इन्वेस्ट करना है बीमा में और पीपीएफ में। तो कैसे इन्वेस्ट करोगे भाई? टोटल तो 4 और 3 7 होना चाहिए ना, 7, जबकि ये तो 42 है, यानी कि 6 गुना। तो बच्चों 4 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 24। 4 की वैल्यू 6 गुना होगी, 24। 3 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 18। यानी कि बीमा में 24 लगाया है और पीपीएफ में 18 लगाया है। 42 को 4:3 में ब्रेक करेंगे तो 24 और 18 आएगा। बीमा में 24 इन्वेस्ट करा है और पीपीएफ में 18। अब इसके बाद फाइनल लाइन है, 100 मान के नहीं करोगे तो होगा नहीं सवाल, कि आपको चीज अलग अलग नहीं दिखाई देंगी। सवाल में बोला है चिटफंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि। चिटफंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि। भाई चिटफंड में कितनी राशि निवेश की गई, 28, और बीमा में 24, और दोस्त को दी गई राशि का डिफरेंस 19,800 रुपए है। तो चिटफंड और बीमा में टोटल कितनी राशि निवेश की गई है? चिटफंड में 28, बीमा में 24। 28 प्लस 24 यानी कि 52, 52। चिटफंड और बीमा में कुल मिलाकर 28 प्लस 24 52 इन्वेस्ट किए गए हैं। और अपने दोस्त को जो अमाउंट दिया, दोस्त को कितना अमाउंट दिया है? दोस्त को अमाउंट दिया है 30। दोस्त को अमाउंट दिया 30। इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है कितना? 22। इनका डिफरेंस 22 है। इसी 22 की वैल्यू सवाल में 19,800 रुपए दे रखी है। आप बोलोगे सर जी कितने गुना? 22 निम्मा 198, 900 गुना। ये 900 टाइम्स है, 900 गुना। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, आदमी की इनकम 100 की वैल्यू भी 900 गुना होगी। 100 में 900 से गुना करेंगे तो 90,000 रुपए आदमी की इनकम है। और यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। आप लोग बहुत समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे मेरे दोस्तों, पहले ही आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड। इस तरीके के सवाल बैंकिंग में बहुत फेमस हैं, बैंकिंग में ज्यादा आते हैं। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, एक सवाल और आपके सामने, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा। जवाब दीजिएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है और कौन करेगा। प्यारा सवाल है, बनाइएगा। 42 को 4:3 में ब्रेक किया है विशाल। 19वां क्वेश्चन करिए जल्दी से। जी देखो, इस सवाल को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है। फिर यहां पर रिमेनिंग शब्द आएगा, रिमेनिंग शब्द शेष आए, यानी कि सक्सेसिव। रिमेनिंग इनकम का 16.25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक। जबकि वह 4700 रुपए मनोरंजन पर खर्च करता है, और फिर रिमेनिंग इनकम का 15% वह भोजन पे खर्च करता है, रिमेनिंग इनकम का 15%। अब वह अपनी पत्नी को 1480 रुपए देता है उसके ब्यूटी पार्लर के लिए, कि जाओ जरा मुंह पे थोड़ा प्लास्टिक करो जिससे कि डरावनी ना लगो। और वह बाकी के 23,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में जमा करता है। पूछा है उसका मंथली इनकम ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। कैसे होगा? चेन मेथड से। मैंने आपको बताया, अगर किसी भी सवाल में परसेंटेज की बात करते करते अचानक बीच में रुपए आ जाएं, तो वहां हर एक सवाल में चेन मेथड लगेगा, रिवर्स मेथड। ये सवाल आपको उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा पीछे से, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब पहली लाइन देखो, एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% यानी कि 1/6 किराए पर खर्च करता है। रिमेनिंग इनकम का 16.25%। अब 16.25% क्या होता है
भाई 16.25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस 6.25% ऐसे लिख सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, 10 और 16 का एलसीएम 80, 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80, 8 5 13, 13/80। तो 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 13/80 होती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो रिमेनिंग शब्द आ रहा है, समझ में आया? अब एक बात बताओ, एक आदमी अपनी इनकम का 1/6 खर्च करता है किराए पर, यानी कि अगर उसकी इनकम 6 है तो 6 में से 1 खर्च कर दिया किराए पर, 5 बचा। फिर आ गया रिमेनिंग इनकम। रिमेनिंग इनकम का 13/80 खर्च किया बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि 80 है तो 80 में से बच्चों खर्च कितना किया? 13। 80 में से 13 खर्च किया, 80 माइनस 13 67। 80 में से 13 घटाएंगे कितना? 67। तो भाई कितना खर्च कर दिया उसने? इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे। जब सक्सेसिव लेंगे तो 5 से 80 16 बार कट जाएगा, यानी कि 16 छिक्कम 96 रेशियो 97, 96 रेशियो 67 आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों पहली 2 लाइन का मर्म यह है कि अगर उस आदमी की इनकम 96 है, अगर आदमी की इनकम 96 है 96 यूनिट, तो 96 में से उसने किराए पर खर्च किया, रिमेनिंग इनकम का 16.25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। अब उसके पास 96 में से खर्च करने के बाद 67 बचा। 96 इनकम थी तो इतना खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 67 बचा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद ये पहला एक्शन हुआ। दूसरा एक्शन, अब वो 4700 रुपए एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। फिल्म देखने का शौकीन है, ठीक है ना, बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्म देखता है, तो 4700 रुपए एंटरटेनमेंट पे खर्च किया उसने। ये दूसरा एक्शन। अब उसने अपनी इनकम में से 4700 रुपए फिल्म देखने पे एंटरटेनमेंट पे खर्च हुए। आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम, फिर से रिमेनिंग आ गया। अब वो अपनी बची हुई इनकम में से, रिमेनिंग इनकम में से 15% खाने पे खर्च करता है। सवाल तगड़ा है, मेंस लेवल, प्री का सवाल नहीं है, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अब वो अपनी इनकम में से 15% खाने पे खर्च करता है, यानी कि उसकी इनकम 20 है तो 20 में से 3 खर्च करता है तो बचा कितना? 17। फाइनली उसके पॉकेट में 17 यूनिट बचा। खाने पे पैसा खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में 17 यूनिट बचा, जबकि बचा कितना है? खाने पे खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में 1480 रुपए थे जो वाइफ को दिए और 23,000 थे जो बैंक में जमा कराए, यानी कि 23,000 रुपए में 1480 रुपए ऐड कर लो तो ये आएगा मेरे दोस्तों 24,480 रुपए। 24,480 रुपए बचे होंगे उसके पॉकेट में खाने पे पैसा खर्च करने के बाद, जिसमें से 1480 रुपए थोड़ा क्रीम प्रीम को दी अपनी वाइफ को और बाकी का 23,000 रुपए जमा कराया उसने बैंक में। आप बोलोगे हां जी सर, एलसीएम लेके शिवानी। यही बेसिक है चंदन, पिछली शीट में जाके पढ़ो, मैंने आपको चेन मेथड समझाया है, 2 सवाल करवाए हैं आधे घंटे तक। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आई। हर एक स्टेप को बारीकी से करना है भाई। एक आदमी ने अपनी इनकम का 1/6 खर्च किया किराए पर, 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/80, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो भाई रिमेनिंग है ना, तो कितना खर्च किया? यानी कि 96 था, सक्सेसिव निकाला, 67 बचा। फिर 47 रुपए खर्च किया एंटरटेनमेंट पे, फिर बचे का 15% खाने पे, 20 था तो 3 खर्च किया, बचा 17। खाने पे खर्च करने के बाद 1480 वाइफ को दिए, 1480, 23,000 बैंक में जमा करे, तो बचा कितना है? 23,000 में 1480 जोड़ेंगे 24,480। तो 17 यूनिट की वैल्यू 24,480 दी है और आपको रिवर्स करते ही जाना है। बताओ कितने गुना है? 17 एकम 17, अभी 7 4 17 चौका 68, 6 17 चौका 68, 1440 गुना। तो 20 यूनिट की वैल्यू भी 1440 गुना होगी। 1440 गुना करेंगे तो 28,800, 28800। 20 यूनिट की वैल्यू भी ये होगी 28,800 रुपए। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताना आप लोग, एक आदमी की इनकम 96 थी,
96 में से कुछ खर्च करने के बाद 67 रहेगी। फिर 47 रुपए खर्च किए एंटरटेनमेंट पे। 47 रुपए खर्च करने के बाद एक आदमी की इनकम 28,800 है, तो यहां इनकम कितनी रही होगी भाई? 28,800 से 47 रुपए ज्यादा रही होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि डबल जीरो। 8 7 15 का 5 हाथ से लेकर 8 1 9 4 13 का 3, 33,500 रुपए। आदमी की इनकम कितनी रही होगी? यहां पे 33,500 बची होगी ना। 33,500 में से 4700 माइनस कर देंगे, तब जाके उसके पास 28,800 रुपए बचे हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 23,000 में 1480 जोड़ा है रिकी। 33,500 में से 4700 घटाने पर 28800 आया। 28800 पैसे बचे हैं 4700 खर्च करने के बाद। तो यहां कितने रहे होंगे? दिस प्लस दिस, इतने रहे होंगे। तो 67 की वैल्यू 33,500 है। कितने गुना? पूरा पूरा 5 गुना है। 60 पंजे 300, 7 पंजे 35, 500 गुना है 500 टाइम्स। तो आदमी की इनकम पूछे 96, 96 की वैल्यू भी 500 गुना है, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भी? 48,000। 48,000, 45,000 और 3,000, 48,000 रुपए सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पाए हैं। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है। खत्म। सवाल बहुत तगड़ा है। जिस बच्चे ने पिछला पढ़ा है वही समझ पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो नहीं समझ पाएगा जी। अगला सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई। 2 सवाल मैंने डाले हैं शीट में, इस टाइप के 2 सवाल। एक मैं आपको कराऊंगा, एक आप मुझे करके बताओगे। ऐसा नहीं कि सवाल मैंने अपनी तरफ से बना दिया है या किसी बैंकिंग का या कैट का सवाल है, नहीं। यह सवाल है सीपीओ 2019 के पेपर का। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, डाटा अलग है। यह सवाल है 2020 के मेंस का। प्रीवियस ईयर में अगर आप चेक करोगे तो आपको कम से कम 10-15 सवाल मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही 10-15 सवाल। बस उनमें लैंग्वेज सेम होगी, डाटा अलग अलग होगा मेरे प्यारे भाई, और कुछ और चीज पूछी जाएगी जी। सवाल बहुत ही भयंकर है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कोई शॉर्टकट वाला सवाल नहीं है। ठीक है जी, ये करेगा। बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है? 21वां सवाल बनाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, सुनो मैं आपको समझाता हूं। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज 50,000 रुपए। एक आदमी की मंथली सैलरी 50,000 रुपए है। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड पर्सनल्स एंड फैमिली एक्सपेंस, टैक्सेस टी एंड फिलेंथ्रॉफी पी एंड रेस्ट वर हिज सेविंग। एक आदमी की सैलरी 50,000 रुपए है, वह इसका 3 चीजों पे खर्चा करता है। एक तो उसका पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस, पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस। दूसरा है टैक्स देता है, टैक्सेस देता है वो टी। और तीसरा खर्चा है वो परोपकार का कुछ काम करता है, कुछ फिलेंथ्रोपी का काम करता है पी। और बाकी जो है वो उसकी सेविंग्स है, बाकी जो बचा वो उसकी बचत है। समझ पाए? कृपया सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। एक आदमी की इनकम 50,000 है, 3 चीजों पे खर्चा करता है। पहला भाई उसका पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस है, जिसको नाम दिया गया, इस खर्चे को नाम दिया गया ई। जो वो टैक्स पे करता है उसको नाम दिया गया है टी। जो समाज सेवा का काम करता है उसको नाम दिया गया है पी। ये खर्चा है, एक तरीके से नाम दे दिया खर्चे का। और बाकी जो बचा वो उसकी बचत है। अब बोला क्या है? बोला है E was 50% of income, T was 20% of E, P was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T become 30% of E, P become 20% of T. तो आपसे पूछी नई सेविंग जो है पुरानी सेविंग से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। इस सवाल में मेरे दोस्तों आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी आपको। बहुत प्यार से ढंग से स्टेप बाय स्टेप केवल सॉल्यूशन ना देके सवाल पढ़ें। डाउट आए सवाल पढ़ें, डाउट आए सवाल पढ़ें, डाउट आए सवाल पढ़ें, डाउट आए सर फोड़ लें। ठीक है भाई? तो मैंने मान लिया कि एक आदमी की जो इनकम है 100 रुपए है। मैंने मान लिया कि एक आदमी की जो इनकम है वो 100 रुपए है। एक एक लाइन ढंग से पढ़ो। एक आदमी की इनकम 100 रुपए है। पहली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ई वॉज 50% ऑफ इनकम।
तो जो उसका फैमिली और पर्सनल एक्सपेंस है वो उसकी इनकम का 50% है। अगर आदमी की इनकम 100 रुपए है तो 100 का 50% होता है 50 रुपए उसका पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस है। फिर सेकंड लाइन, टी वॉज 20% ऑफ ई। ये जो हमारा टी है, जो हमारा टैक्स है, वो ई का 20% है। भाई ई है 50 का 20% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 10, यानी कि उसका टैक्स पे जो खर्चा है वो 10 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद पी वॉज 15% ऑफ टी। जो पी है वो टी का 15% है। भाई आदमी कितना टैक्स पे कर रहा है? 10 का 15% जो है वो पी है। पी जो है वो टी का 15% है। 10 का 15% कितना होता है? 1.5, यानी कि मेरे दोस्तों पी है 1.5। तो भाई साहब उस आदमी की बचत कितनी है? 100 में से मैंने मान लिया कि आदमी की इनकम 100 है। आदमी की जो इनकम है वो 100 है। 100 में से ये सारे खर्चे घटा दो, जो बची बचत है 100 में से 50 और 10 60 घटा दिया, बचा 40। ये 1.5 है तो ये होगा 38.5। 1.5 में 38.5 जोड़ेंगे, टोटल 40 हो जाएगा। 40 और 60 100 है। आप बोलोगे जी सर। यानी कि आदमी की जो बचत है शुरुआत में वो 38.5 है आदमी की बचत। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। एक सवाल में 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है जी, पर कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। मुश्किल है, आसान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं कि इसका फॉर्मूला रट लो, ठीक है जी। अब यहां तक की हम बात समझ गए, अब आगे चलते हैं। When his salary got raised by 40%, अब उसकी सैलरी 40% बढ़ जाती है। सैलरी कितनी थी? 100। सैलरी 100 थी, 100 को 40% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 140। भाई सैलरी 100 थी, 100 को 40% बढ़ाया, अब उसकी सैलरी 140 रुपए हो गई ना। सैलरी कितनी होगी बच्चों? 140 रुपए। आगे चलते हैं। ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन किया है। इस बात का मतलब यह है कि उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया। प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया। भाई सवाल में क्या दिया होता? सवाल में दिया हुआ था कि ई जो है वो इनकम का 50% है। ई जो है उसका जो फैमिली और पर्सनल एक्सपेंस है, जो उसका निजी खर्चा है, पारिवारिक खर्चा है, वो उसकी इनकम का 50% है। भाई उसकी इनकम 100 से बढ़ के 140 हो गई, लेकिन उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन किया है। पहले इनकम का 50% खर्च कर रहा था ई, आज भी इनकम का 50% खर्च कर रहा है ई। समझ में आया? यानी कि जितना परसेंटेज पहले था आज भी उतना ही है। आज उसकी इनकम 140 हो गई, तो अभी भी अपनी इनकम का 50% खर्च करता है वो फैमिली और पर्सनल एक्सपेंस पे। तो 140 का 50% यानी कि आधा कितना होता है? 70। तो 70 रुपए खर्च करता है ई फैमिली एक्सपेंस पे। आप बोलोगे हां जी सर। बट टी बिकेम 30% ऑफ ई। टी बिकेम 30% ऑफ ई। टी जो है वो ई का 30% हो गया। ई है 70, 70 का 30%, 70 का 30% 21, तो टी बन गया 21। एंड पी बिकेम 20% ऑफ टी। पी जो है वो टी का 20% हो गया। पी टी का 20% हो गया। टी क्या है? 21। भाई टी क्या है? 21। 21 का 20% क्या होता है? 21 दूनी 42, 4.2। तो पी बन गया मेरे दोस्तों 4.2। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ अब आदमी की सेविंग कितनी है? सेविंग निकाल लीजिए। सेविंग भाई टोटल 140 में से सारा खर्चा माइनस कर देंगे, सेविंग आ जाएगी। ये 70 है तो ये भी 70 आना चाहिए। अब 21 और 4 25.2 है तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आएगा 45.8, 44.8, 44.8 आएगा। 140 में से इन तीनों को माइनस करेंगे, यही आएगा। मैंने कैसे जल्दी माइनस किया? 70 ये है तो ये भी 70 बनना चाहिए। 21 4 25 है, इसको छोड़ देते हैं। 25 और 44 69, 69 में 0.2 और 0.8 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। 69 1 70, ये आ गया 44.8।
बोला है उसकी नई बचत पिछली बचत से कितने परसेंट ज्यादा या कम है। तो उसकी जो नई बचत है वो 44.8 है, वो पिछली बचत से ज्यादा है कि कम है, तो आप कहोगे सर ज्यादा है, तो लेस वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर, उसकी जो नई बचत है वो पिछली बचत से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 8 में से 5 गया 3 और 14 में से 8 गया 6, 6.3 ज्यादा है, 6.3 ज्यादा है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा भाई, एक आंसर 10% से कम है, एक 10% से ज्यादा है, सो आई विल चेक इट विल 10% लेस और मोर। भाई 38.5 का, अगर 38.5 का 10% में निकाला जाए, 10%, 38.5 का अगर 10% में निकाला जाए, 10% इज इजी वैल्यू 3.85 होता है, ये तो 6.3 बढ़ी है, यानी कि आंसर जो है 10% से ज्यादा होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये वाला होगा, डी। अभी कर रहे हैं बस, समझ में आया, बोलो। हम्म, ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को। सर मैं कर्नाटक से हूं, थोड़ी इंग्लिश में बताओ। शरद भाई मैं यूपी से हूं, इंग्लिश में कैसे बताऊं। इस सवाल को आपको एक बार और देखना होगा, जिस बच्चे के पेपर में सवाल पहली बार आया होगा वो इस सवाल को देखकर रो दिया होगा, ठीक है जी। एक सवाल और ऐसा है, बिल्कुल डाटा अलग है, बस यहां पे बचत का परसेंटेज ना पूछ के पूछा है, दोनों बचतों का योग बताओ, दोनों सेविंग्स का सम मुझे करके बताओ, अभी मुझे आंसर चाहिए, सवाल का आंसर क्या होगा। 100% की वैल्यू होती है, 10% की वैल्यू निकालने का मतलब 10 से भाग देना, 10 से भाग देने का मतलब पॉइंट लगाना। हर चीज अपने आप में 100% होती है, मुझे 10% चेक करना है तो इसे 10 से भाग देना होगा, 10 से भाग दोगे इसका मतलब दशमलव लगाना है आपको। इजी है सवाल, मुश्किल नहीं है, बस आपको टाइम लगेगा, एक एक स्टेप पढ़ना होगा, ठीक है, एक एक स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। सर सॉल्यूशन के लिए एक ही मेथड बेस्ट है या फिर सभी मेथड से आना चाहिए। नहीं रजत, एक ही मेथड सबसे स्मार्ट मेथड आना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में सॉल्व करने वाला नहीं है, पेपर आपको 2 राउंड में सॉल्व करना है, ये जो है फर्स्ट राउंड में सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, ठीक है जी। वो नोटिस है ना, वो नोटिस लगाओ यार, इसमें मिल गया। दिल्ली में बाढ़ आई हुई है भाई, और कल से सीजल प्री के पेपर शुरू हैं, पता नहीं कैसे करेंगे आप जी। इस सवाल का आंसर करके बताइएगा। हैं, क्लास भी चल रही है, अच्छा। दिखेगा भाई। ये दिखाई देगा उसमें, सही दिखेगा ना, इतना ही है।
हाँ जी, करिए। देखो भाई, कल से आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पेपर शुरू हैं, लेकिन बारिश जो है बहुत तेज पड़ रही है और कई जगह बाढ़ भी आ चुके हैं इंडिया में। दिल्ली में ही देखो तो यमुना जो है मतलब खतरे के लेवल से बहुत ऊपर बह रही है। कश्मीरी गेट है भाई, ये आपका आजादपुर, पूरा लाल किला डूब गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी एसएससी की वेबसाइट पर नोटिस भी आया है, अपलोडिंग ऑफ रिवाइज एडमिट कार्ड फॉर सीजीएल 2023 टीयर 1। ऑल कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है कि जिनका टीयर 1 एग्जाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू 14 तारीख से 27 तारीख तक एडमिट कार्ड अपलोड किए गए हैं कमीशन की वेबसाइट पे। बट हैवी रेनफॉल हो रहा है हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। हैवी रेनफॉल दिल्ली एनसीआर में भी हो रहा है। तो एग्जाम डेट जो है कुछ कैंडिडेट की रिवाइज की गई है, उनके रिवाइज एडमिट कार्ड जो है वो अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पर। मतलब पेपर आपका होगा, लेकिन इन दोनों स्टेट के जो हैं एडमिट कार्ड जो बारिश की वजह से जो है एग्जाम जो इन दोनों स्टेट में बच्चे वो बाद में लिए जाएंगे और एडमिट कार्ड भी उनके बाद में अपलोड होंगे वेबसाइट पे, ठीक है ना। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो एसएससी एनडब्ल्यूआर रीजन जो है के स्टूडेंट है, ये वेबसाइट पर जाके अपने जो है रिवाइज्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपने हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बच्चों को तो सहूलियत दे दी। जिनका सेंटर दिल्ली की तरफ पड़ा है, नोएडा की तरफ, यमुना पार जो है उधर है ना, उधर जितने भी लड़के हैं नोएडा की तरफ, तो जो भी वो उधर जो फार्म हाउस वाला जो इलाका वो पूरी तरीके से एकदम डूब चुका है, एकदम डूब चुका, इतना इतना पानी उसमें भरा हुआ है। आप न्यूज चैनल पे अगर विजुअल्स देखेंगे तो बहुत ही डेंजरस विजुअल्स हैं। तो जिन बच्चों का पेपर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, कश्मीरी गेट, आजादपुर, इस तरफ मॉडल टाउन है ना, आईटीओ, इस तरफ होना है, तो अभी एक बार जाके चेक कर लो कि क्या सुबह सुबह तुम सेंटर पे पहुंच भी पाओगे कि नहीं, कि कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल भी पाएगी कि नहीं, कि रिक्शा विक्शा पहुंच नहीं पाएंगे, कि गाड़ियां ही जब डूब गई हैं तो रिक्शा वगैरह कैसे चलेगा। तो अभी चेक कर लो। हो सकता है थोड़ी देर में शाम को पानी का लेवल कम हो जाए। अगर पानी का लेवल कम नहीं होता है तो हो सकता है एसएससी की वेबसाइट पे एक और नोटिस आए कि भाई इनका एग्जाम भी जो है पोस्टपोन किया जा रहा है। तो ये तो हो गया है पोस्टपोन, लेकिन दिल्ली के भी कुछ रीजन जो हैं वो बहुत ही भयानक स्थिति में हैं, ठीक है। तो मेरी तो एसएससी से गुजारिश है कि अगर किसी बच्चे का पेपर अगर छूट जाता है ना पहुंच पाने की वजह से, बारिश की वजह से ही, तो भाई नेचर की है भैया, नेचर रुक रहा है थोड़ा सा हम पे, तो उन बच्चों का पेपर दोबारा ले लिया जाए, ठीक है। हालांकि आप एक दिन पहले जाके चेक कर लो, आपको पता है कि आपका सेंटर कहां गया, एडमिट कार्ड आ चुका है, तो जाके एक दिन पहले चेक कर लो कि पहुंच भी पाओगे कि नहीं। चलिए, बनाओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है। आंसर ही नहीं बताते तुम लोग, पागल हो। करना बाद में बताने, इस सवाल का आंसर ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 23। जी भाई, इस सवाल का आंसर कौन करेगा, फटाफट बताइएगा। बहुत ही बेसिक सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। Expenditure on wheat of a family is 28.5% less than rice and expenditure on rice is 12.5% less than pulse। देखिएगा, तीन चीजें हैं, गेहूं, चावल और दाल। व्हीट, राइस और पल्स, गेहूं, चावल और दाल। सवाल में बोला है कि एक फैमिली का गेहूं पे जो खर्च है वो चावल से 28.56% कम है। एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट ऑफ ए फैमिली 28.56% लेस देन राइस। अब 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/7। 14.28% 1/7 होता है, 2/7। यानी कि अगर राइस पे खर्चा 7 है, अगर राइस पे खर्चा 7 है तो व्हीट पे कितना खर्चा है, 2 कम है 5। ये खर्चों का रेशियो है मेरे दोस्तों, खर्चे का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसके आगे क्या बोला है, उसके आगे बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑन राइस, चावल पे जो खर्च है वो दाल से 12.5% कम है। चावल पे जो खर्च है वो दाल से 12.5% कम है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। यानी कि दाल पे खर्चा अगर 8 है तो चावल पे खर्चा 1 कम है 7। ये तो बैलेंस है। अगर दाल पे खर्चा 8 रुपए है
तो चावल पे खर्चा 8 से 1 कम है 7, तो ये रेशियो आ गया। तो ये हमने पता लगा लिया एक आदमी के गेहूं, चावल और दाल पे कितना खर्च है। 22 नंबर सवाल खुद से ट्राई करना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई। पल्स मतलब दाल। तो एक आदमी का गेहूं, चावल और दाल पे जो खर्च है वो 5, 7, 8 के रेशियो में है। ये मैंने पहली लाइन से पता लगाया। एक बार फिर से बताते हैं। गेहूं पे जो खर्च है वो कितना है भैया, चावल से 28.56% कम है। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। यानी कि आप चावल पे अगर 7 रुपए खर्च कर रहे हो तो गेहूं पे 2 कम 5 खर्च कर रहे हैं। उसके बाद फिर चावल पे जो खर्च है वो दाल से 12.5% कम है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी कि दाल पे अगर 8 रुपए खर्च कर रहे हैं तो चावल पे 8 से 1 कम 7 रुपए खर्च कर रहे हैं। यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब असली कहानी इसके आगे की है। बोला है इफ एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट, राइस एंड पल्स आर इंक्रीज्ड बाई 9.5%, 17.5% एंड 12.5% रेस्पेक्टिवली। सवाल में यह बोला गया है कि आदमी का गेहूं पे खर्च 9.5% बढ़ गया, गेहूं पे खर्च 9.5% बढ़ गया जी। चावल पे खर्च 17.5% बढ़ गया, 17.5%। और आदमी का दाल पे खर्च 12.5% बढ़ गया। और टोटल खर्च आदमी का, टोटल एक्सपेंडिचर 540 रुपए बढ़ गया। तो आपसे पूछा है कि उस फैमिली की टोटल इनकम क्या है, पूरे परिवार की टोटल इनकम क्या है अगर फैमिली खर्चे के अलावा 500 रुपए की बचत करती है। देखिए इनकम बाद में निकालना, मुझे इस सवाल में निकालना है कि आदमी का खर्चा कितना है। एक बात बताओ, इस सवाल में साफ साफ ये दिया हुआ है कि आदमी का टोटल खर्चा 540 रुपए बढ़ गया। आदमी का टोटल खर्चा, एक फैमिली जो है गेहूं पे, चावल पे और दाल पे जो खर्चा करती है वो इस अनुपात में करती है 5, 7, 8 के रेशियो में। गेहूं, चावल और दाल पे एक फैमिली खर्चा करती है। गेहूं पे खर्चा 9.5% बढ़ गया, चावल पे खर्चा 17.5% बढ़ गया, दाल पे खर्चा 12.5% बढ़ गया, जबकि कुल खर्चा फैमिली का 540 रुपए बढ़ा। अगर आप इस सवाल में यह पता लगा लो कि फैमिली का ओवरऑल खर्चा कितने परसेंट बढ़ा तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर होगा, कि मुझे रुपीस में यही दिया हुआ है कि फैमिली का खर्चा कितना बढ़ा। आप ये पता लगा लो कि फैमिली का ओवरऑल खर्चा कितने परसेंट बढ़ा तो कर लोगे कि नहीं। वो कैसे निकालेंगे बच्चों, डेविएशन से। डेविएशन से निकलेगा कि नहीं भाई। डेविएशन कहां लगता है, जहां प्लस। भाई आपको गेहूं पे खर्चा दिया है, चावल पे खर्चा दिया है, दाल पे खर्चा दिया है, तीनों पे खर्चा कुल मिलाकर कितना परसेंट बढ़ा, तीनों पे खर्चा कुल मिलाकर कितना परसेंट बढ़ा, बीच में प्लस का साइन है मेरे प्यारे भाई। तो आप बोलोगे सर ओवरऑल खर्चा निकालने के लिए, आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन लगाना पड़ेगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। भाई मैंने मान लिया कि फैमिली का ओवरऑल खर्चा 9.5% बढ़ा है, 9.5 ही मान लिया मैंने। फैमिली का ओवरऑल खर्चा कितना बढ़ा है, 9.5% बढ़ा है। तो 9.5 से कंपेयर करेंगे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो जीरो है मेरे दोस्तों, यहां पे डिफरेंस चेक करेंगे जीरो का। इस 9.5 से 17.5 कितना ज्यादा है, 8% ज्यादा है। तो चावल पर 7 रुपए का 8%, 7 रुपए का 8%, 7 अट्ठे 56, 56 खर्चा बढ़ गया। दाल पे कितना खर्चा बढ़ा है, 12.5। भाई 9.5 से 12.5 कितना ज्यादा है, 3% ज्यादा है, 3%। तो दाल 8 का 3, 8 का 3% कितना होता है, 24। तो दाल पे खर्च कितना बढ़ा है मेरे दोस्तों, 24%। 8 दिया 24। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो ये मेरे दोस्तों डेविएशन आया है। इसे सभी लोगों में बांट देंगे, सभी खर्चा 5, 7, 12, 8, 20, 20 में बांट देंगे। आप बोलोगे हां जी सर। तो 56 + 24 80, 80 को 20 से भाग देंगे 4, 9.5 में 4 जोड़ेंगे 13.5%। तो फैमिली का ओवरऑल खर्चा 13.5% बढ़ा है। ये मैंने डेविएशन से पता लगा लिया। आप बोलोगे हां जी सर बहुत अच्छा पता लगाया है आपने। तो फैमिली का जो ओवरऑल खर्चा है वो 13.5% बढ़ा मेरे प्यारे भी, 13.5%। जबकि फैमिली का ओवरऑल खर्चा बढ़ा कितना है,
जवाब दीजिएगा। फैमिली का ओवरऑल खर्चा बढ़ा कितना है? 540 रुपए। फैमिली का खर्चा 540 रुपए बढ़ा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि खर्चे का 13.5%। फैमिली का खर्चा परसेंटेज में कितना बढ़ा? फैमिली का खर्चा परसेंटेज में बढ़ा 13.5%। फैमिली का खर्चा रुपए में कितना बढ़ा? 540 रुपए। तो खर्चा है कितना? यहां देखो मेरे जीरो आ जाएगा और 135 से कितना जाएगा? 40 बार। 1% की वैल्यू 40 रुपए है, तो खर्चे का 100% कितना है? खर्चे का 100% आ गया जी 4000 रुपए। 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि उस आदमी का इनिशियल खर्चा 4000 रुपए आ गया। आदमी का इनिशियल खर्चा कितना आ गया? 4000 रुपए आ गया। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में आदमी की इनकम पूछी है। भाई एक आदमी का खर्चा 4000 रुपए है, खर्चे के अलावा 500 रुपए की बचत कर रहा है, तो आदमी की इनकम कितनी है? 4500 रुपए है। ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं। तो भाई अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप पहले ओवरऑल चेंज निकालो कि ओवरऑल कितना चेंज आया। भाई ओवरऑल खर्चा कितना बढ़ा? 13.5%। खर्चा बढ़ा कितना है? 540 रुपए। इसको बराबर कर देंगे। यहां से मेरे प्यार भी खर्चा आ जाएगा 100%। 100% की वैल्यू निकल गई, खर्चा पता चल गया, बचत उसमें जोड़ दो, इनकम आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने आपको एक ही सवाल करवाया, लेकिन ये बहुत सारे सवालों में ये कंसेप्ट लगेगा। गौरव पूछने से सर ये डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है खिचड़ी। ये बताइएगा। सवाल नंबर 24, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है? बनाइएगा। वेरी गुड शरत। शरत कह रहे हैं सर मैं बीए स्टूडेंट हूं, बट आपकी अप्रोच एक ही बार में समझ आ रहा है। थैंक यू, वेरी गुड शरत। और एक कुछ बालक ऐसे हैं जो अपने बीए होने का ही रोना होते रहते हैं। जी बहुत बढ़िया सवाल है। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। इस सवाल की लैंग्वेज बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज का खेल है। सवाल इजी है। आईआईएम में 60% स्टूडेंट लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। तो आईआईएम में 60% स्टूडेंट विद बॉयज हैं, बाकी गर्ल्स हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। यानी कि आईआईएम में अगर टोटल 5 स्टूडेंट है, अगर आईआईएम में टोटल 5 स्टूडेंट है, तो 5 में से 3 लड़के हैं, 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। ये बॉयज गर्ल्स का रेशियो है। 15% लड़के और 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ हो जाती है। मतलब उनकी फुल वी वेवर है, पूरी फीस उनकी फुल वी वेवर सीट है, पूरी फीस माफ। इफ नंबर ऑफ दोज गेटिंग फुल फेवर इज 90, टोटल 90 स्टूडेंट की फीस माफ हुई है। टोटल 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ हुई है। ओके, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 50% कंसेशन। उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जिन्हें फीस में 50% की छूट मिलती है। इफ इट इज गिवन दैट, यदि यह जानकारी दी है 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, मतलब वो स्टूडेंट जिनकी पूरी फीस माफ नहीं हुई, उनका 50%।
आधी फीस माफी के योग्य हैं, आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। सवाल की लैंग्वेज समझना ही अपने आप में एक मुश्किल टास्क है, लेकिन लैंग्वेज समझ गए तो आप कर पाओगे। भाई एक IIM का स्कूल है, उसमें बॉयज गर्ल्स का रेशो 3:2 है। 15% लड़कों की पूरी फीस माफ हो जाती है, 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं ओवरऑल पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ हुई है, बताइएगा। तो डेविएशन से कर सकते हैं। डेविएशन की जरूरत नहीं, वेटेड एवरेज से हो जाएगा। डाटा बहुत आसान है। तो आप कहोगे सर 15 तिया 45 और 2 गुणा 7.5 15। 15 तिया 45 और 7.5 दूनी 15। 45 और 15 60% आउट ऑफ टोटल। टोटल कितने स्टूडेंट है? 3 और 2 5। 60/5 यानी कि 12%। यानी कि पूरे स्कूल में ओवरऑल 12% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ हो गई। वो हमने निकाले वेटेड एवरेज से। समझ में आया? 3 लड़कों का 15% 45, 2 लड़कियों का 7.5% 15। 45 15 60 हो गया। 60 को टोटल स्टूडेंट 5 से भाग दे देंगे, 12%। 12% स्टूडेंट की पूरी फीस माफ है। सवाल के अकॉर्डिंग 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ हुई है। 12% की वैल्यू ही 90 है। सवाल में लेकिन पूछा क्या? सवाल में पूछा है उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जिन्हें फीस में 50% छूट मिलती है। जानकारी ये दी है जिन्हें, यदि यह दिया गया है जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है। बताओ 100% टोटल स्टूडेंट है, 100% में से 12% की पूरी फीस माफ, फुल फीस माफ, उनकी फुल फीस माफ। तो बाकी के 88% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ नहीं हुई है। बाकी के 88% ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ नहीं हुई है। इन 88% का भी, इस 88% का 50% स्टूडेंट, 88 का 50% स्टूडेंट जो हैं आधी फीस माफ के लायक हैं। 88 का 50% कितना होता है? 1/2। तो 88 का 1/2 हो गया 44%। 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आधी फीस माफी के लायक हैं, उनको फीस में आधी छूट मिली है। मतलब जिन स्टूडेंट की पूरी फीस माफ नहीं हुई उसके 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आधी फीस माफ हुई है। तो आधी फीस कितने की माफ हुई है? 88% का आधा, 44 स्टूडेंट की। 12% की वैल्यू 90 है, 44% की वैल्यू पूछी है। दोनों में क्या कॉमन है? 4। तो भाई यहां 3 से भाग दे दो, दोनों तरफ 3 से भाग दे दो तो 4 आएगा। यहां 3 से भाग देंगे 30 आएगा। 4 से 44 11 गुना है, 30 से 11 गुना है 330। वैसे भी आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, वो ये है, यही उत्तर आ जाएगा। 330 स्टूडेंट इसका आंसर है। मुझे लगता है कि आपको ये टाइप अच्छी तरीके से समझ में आया है और इसी के साथ ये समाप्त, ये टाइप समाप्त। कल हम इलेक्शन और कमीशन वाले सवाल करेंगे, फिर चैप्टर ओवर बाय। ठीक है, कल मिलेंगे अब हम।